रायगढ़ नाम के एक गांव में पंकज नाम का एक पानी पूरी वाला रहता था। वह पानी पूरी बनाना अपने पिता रामदास से सीखा था। पूरे गांव में पानी पूरी पंकज नाम से मशहूर था। गांव के सारे लोग उसके पानी पूरी को क्यू में खड़े होकर खाते थे। पंकज के पास गोपी नाम का 10 साल का लड़का काम करता था। गोपी चालाक था, श्रद्धा और निष्ठा से काम करता था। गोपी पापा का देहांत के बाद माँ की सहायता के लिए यहाँ वहाँ काम करता था। पंकज हर रोज मार्केट से ताजा टोमेटो, मिर्ची, प्याज, बीन्स जैसे सब्जियां लेके साफ सफाई से स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता था। गोपी को भी अच्छा पगार देके उसे अपना भाई जैसे देखभाल करता था। उस गांव के सब्जियों के व्यापार शंभूलाल के बेटी वनिता से पंकज का शादी हुआ। शादी के कुछ दिन बाद पानी पूरी के व्यापार में वनिता छेड़खानी करते हुए पूछी, सुनो जी, आप इतने सालों से पानी पूरी का व्यापार कर रहे हो, फिर भी आपके पास एक घर नहीं है, ना ही खुद का एक दुकान है। तो पंकज ने कहा, जो कुछ हमारे पास है हमको उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही टाइम पर मिल जाएगा। ये बोल के भंडार से मसाला की डब्बी लेकर चला गया। पंकज पानी पूरी के लिए सभी चीजें रेडी करके मसाला डब्बी से एक स्पून मसाला डाल दिया। इसे देखकर गोपी ने पूछा, भाई मैं भी रोज देख रहा हूँ आप इस डब्बे से हमेशा एक स्पून मसाला डालते हो, क्या आप इसका कारण बता सकते हो? तब पंकज ने बोला, ये मेरा नाना जी अपने अनुभव से बनाया हुआ मसाला है। मेरे पापा इसी मसाले को यूज करके लोगों को स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाते थे। वैसे ही मैंने भी ये मसाला यूज करके सब लोगों को खिला रहा हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और वनिता माँ बनने वाली थी। फिर एक दिन वनिता बोली, सुनो जी, आपके नाना के मसाले से पानी पूरी का स्वाद तो नहीं बदलेगा। अगर मेरी बात मानोगे तो हमारा परिस्थिति जरूर बदल सकती है। पंकज दूर ही दूर सोच के अपनी पत्नी की बात सुनने का फैसला किया। तब वनिता पंकज के कान में कुछ उपाय बताई और उसे सुनकर पंकज भी यह अच्छा उपाय है यह कहकर घर से चला गया। और इस तरफ गोपी दुकान में सब्जियों को देखकर, भैया आज की सब्जियां पुराना और अच्छे नहीं हैं, शायद किसी ने हमसे धोखा किया है। यह सुनकर पंकज गोपी को चुप कराते हुए बोला, देखो गोपी, यह बात हमारे बीच में रहना चाहिए। अगर हमको कुछ पैसा कमाना है तो हमको कम दाम वाले सब्जियां यूज करके दुगने दाम पर पानी पूरी को बेचना पड़ेगा। हमारी पानी पूरी को अभी अच्छा डिमांड है, तो ऐसा करने से हमें बहुत पैसा मिलेगा। उस पैसे से मैं तुम्हारी पगार भी ज्यादा करूंगा। गोपी को पंकज की यह बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और लोग बुरे सब्जियां का पानी पूरी खाते देखकर वो मन ही मन बहुत दुखी था। ऐसे ही 2 दिन लोगों को सड़ी हुई पानी पूरी खाते देखकर तीसरे दिन को बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात गोपी अपने माँ के पास पूर्ण विचार बताते हुए कहा कि माँ, कल से मैं पंकज के यहाँ काम करने नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जो हो रहा है ये देखकर अगर तुम चुप रहोगे तो तुम भी उस बुरे काम का एक हिस्सा हो जाओगे। यह सुन के गोपी ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए माँ? तब गोपी की माँ गोपी के कान में कुछ उपाय बताए। अगले दिन पंकज अपने पत्नी के कहने पर बुरे सब्जियों का पानी पूरी में अपना मसाला डब्बी से मसाला मिक्स करके लोगों को खिलाया। पानी पूरी खा के लोग बिना पैसे के पंकज को गाली देते हुए चले गए। एक ग्राहक ने पूछा, ये क्या पंकज, आज तुम्हारा पानी पूरी में सड़े हुए सब्जियों का बांस आ रहा है और स्वाद भी बहुत बुरा है। पंकज यह सुनकर लोगों को इसके बारे में कैसे पता चल गया, यह सोचते रह गया। दिन ब दिन उसका व्यापार कम होता गया और उसकी वजह से वह अपना घर खो के रास्ते पर आ गया। तब गोपी उनके पास आकर कहा, भैया आप लोगों को धोखा देकर कमाने के तरीका सोचा, इसीलिए मैंने तुम्हारे नाना के मसाला डब्बी को भी बदल दिया था। आप जैसे लोगों को धोखा देना चाहते थे, मैंने भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको धोखा दिया। कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए, मेरे माँ ने यह सिखाई थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो इस घटना से पंकज और वनिता को अपना गलती की एहसास हुआ और उस दिन से वह पहले जैसे ताजा सब्जी से पानी पूरी बनाना लग गया और पंकज अपना पुराना नाम पंकज पानी पूरी वाला नाम फिर से साबित किया। अगर आप कहीं पर भी कुछ अन्याय या गलत काम देखते हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई लेना चाहिए। मादापुर गांव में रमेश नाम का एक लड़का 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। वो आलसी बच्चा था और घर पे किसी की भी छोटी से छोटी मदद भी नहीं करता था। आलसीपन से पिता दुर्गा प्रसाद बहुत परेशान थे। बेटा, तू इस तरह आलसी हुआ तो कल बहुत मुश्किल में पड़ेगा। अपना काम खुद करना सीखोगे तो तुम्हारा आगे का जीवन अच्छा रहेगा। इस प्रकार उन्होंने बेटे को प्यार से समझाया, लेकिन पिताजी की बात रमेश को एक दिव्य वाणी जैसी लगती थी और गुस्से में रमेश बोला, मैं कोई आलसी नहीं हूँ, जैसे आपने कहा, मुझे पता है कि कब क्या करना चाहिए। ऐसा ऊंची आवाज में कहकर वहां से उठकर चला जाता है। उसी गांव में केशव नाम का 10 साल का लड़का घर घर जाकर काम करता था।
उसे पढ़ना लिखना पसंद था। अनाथ होने के कारण केशव दूसरों के घर काम करके जहां मिला वहां खाना खाकर मंदिर के आंगन में सोया करता था। उस मंदिर के बगल में एक स्कूल था। केशव हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम खत्म करके मंदिर के प्रांगण में बैठकर स्कूल में जो पढ़ाते थे उसे ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से लिखकर अभ्यास करता था। अपनी कमाई के पैसे से वो पेन, किताब जैसे पढ़ाई संबंधित चीजें खरीदता था। एक दिन केशव ने पजल और क्विज की किताब खरीदी। हर दिन उस किताब में मुंह से 10 नए प्रश्न उत्तर पढ़कर सीखता था। इस बीच मादापुरा के जमींदार ने अपने नौकर को बुलाकर कहा कि शामू, इस साल मेरे जन्मदिन पर मैंने एक योजना बनाई है। ये सुनकर शामू ने पूछा, वो क्या है मालिक? तो जमींदार ने कहा, हमारे गांव के पाठशाला में पढ़ने वाले 10 बच्चों को गोद लेकर उनकी पूरी शिक्षा की देखभाल करने का फैसला किया हूँ। इसे सुनकर शामू बहुत खुशी से बोला, ये तो बहुत अच्छा विचार है मालिक, लेकिन हमारे पाठशाला में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से केवल 10 बच्चों को कैसे चुनेंगे? जमींदार ने नौकर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ये तो सही बात कही तुमने शामू। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। कल गांव में हम एक क्विज कंपटीशन रखेंगे। जो 10 बच्चे हमारे प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, हम उनकी शिक्षा की पूरी देखभाल करेंगे। कहकर नौकर को गांव भेजता है। उसी प्रकार नौकर शामू ने इस खबर को गांव के लोगों तक पहुंचाया। ये सुनकर रमेश क्विज में पार्टिसिपेट लेने का इंटरेस्ट लेता है और वो अपने पापा के पास जाकर बोलता है, आप हमेशा मुझे आलसी, कामचोर कहते थे ना। अब ये दिखाने का वक्त आया है कि मैं कौन हूँ। मैं इस कंपटीशन में भाग लेकर आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। कहकर पिता के सामने शपथ लेता है। रमेश तभी क्विज और पजल की बुक्स खरीदकर पढ़ने बैठता है। वो रात भर एकाग्रता से पूरी किताब पढ़ता है और सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म भी सेट करता है। इस तरफ केशव मंदिर के पास उदास बैठा था। उस वक्त दुकान वाला केशव के पास आकर पूछता है, क्यों केशव, ऐसे उदास बैठकर क्या सोच रहे हो? तो केशव ने कहा, कल होने वाले कंपटीशन में भाग लेने की मुझे भी इच्छा है भैया, लेकिन आज तक मैं स्कूल नहीं गया हूँ। अगर मैं कंपटीशन में हार गया तो क्या करूँ, इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। केशव की बात को सुनकर दुकान वाला बोलता है, सोचो मत बेटा, अगर तुमको कंपटीशन में भाग लेने की इच्छा है तो पूरा कर लो। सुनो, कंपटीशन में जीतने से ज्यादा भाग लेना की मुख्य होता है। एक न एक दिन तुझे जरूर फल मिलेगा। ये कहकर दुकानदार ने केशव का हौसला बढ़ाया। दूसरे दिन केशव ने सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए कंपटीशन के लिए निकला। लेकिन यहाँ रमेश अलार्म बजने के बाद भी उठने के लिए तैयार ही नहीं था और बिस्तर पर सोया था। ये देखकर पिता दुर्गा प्रसाद ने कहा कि बेटा, थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है, जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। रमेश ने नींद की आंखों में उत्तर देते हुए बोला, और 10 मिनट पापा। कहकर पिता की बात को न सुनते हुए फिर से सो जाता है। रमेश का 10 मिनट की नींद असल में 1.5 घंटे तक हुई। रमेश अचानक हैरान होकर उठा और गड़बड़ी में तैयार होकर कंपटीशन की जगह पहुंचता है। लेकिन रमेश के वहां आने से पहले ही कंपटीशन खत्म हो चुका था। कंपटीशन में भाग लेकर जीतने का एबिलिटी रमेश के पास थी, लेकिन वो अपने आलसी स्वभाव के कारण वो मौका गवा चुका था। लेकिन केशव अपनी श्रद्धा, मेहनत और एकाग्रता से बिना किसी की सहायता से पढ़कर कंपटीशन में चालाकी से जवाब दिया और उसे जमींदार से पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ केशव की स्कूल जाने की ख्वाहिश भी साकार हुई। हमको परिश्रम के साथ समय परिपालन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें अपने आलसीपन से आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी काम हो उसे आज करना सीखना चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।